नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे। आज हम लाइसिस एंड फेगोसाइटोसिस के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक आपने पिछले टर्म पर न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीमेंट सिस्टम आदि के बारे में पढ़ा था। यहीं से हम लाइसिस और फेगोसाइटोसिस के बारे में शुरुआत करने वाले हैं। तो जब आपने कंप्लीमेंट सिस्टम के बारे में जानकारी ली थी, तो वहां पर आपने देखा कि जो कंप्लीमेंट सिस्टम है, जिसे हम कंप्लीमेंट कास्केड के नाम से भी जानते हैं, ये इन्हांस करता है एंटीबॉडी की एबिलिटी को और फेगोसाइटिक सेल्स की एबिलिटी को, ताकि वो माइक्रोब्स को क्लियर कर सके। यद्यपि कंप्लीमेंट सिस्टम इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है, परंतु ये एडेप्टिव इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करता है और इस कारण से ये इनेट और एडेप्टिव रेस्पॉन्सेस को ब्रिज करता है। तो यहाँ दो प्रकार के मेथड माइक्रोब के क्लियरेंस के आपको देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने कहा कि एंटीबॉडी की एबिलिटी बढ़ाता है और फेगोसाइटिक सेल की एबिलिटी को बढ़ाता है, ताकि वो माइक्रोब को क्लियर कर सके। तो ये न केवल डायरेक्ट किलिंग के माध्यम से रिकॉग्नाइज करता है, एलिमिनेट करता है पैथोजन को डायरेक्ट किलिंग के माध्यम से, जैसे हम लाइसिस कहते हैं, साथ ही साथ फेगोसाइटिक सेल्स की को स्टिमुलेट करता है ताकि वो फेगोसाइटोसिस कर सके। और ये प्रोसेस जो फेगोसाइटोसिस की है, वो एक इनेट रेस्पॉन्स है। तो इनेट रेस्पॉन्स का मतलब ये हो गया कि इसे हम ये अडेप्टेबल नहीं होता, इंडिविजुअल के लाइफ टाइम में इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। परंतु ये जो इनेट रिस्पॉन्स है, ये अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के प्रोडक्ट यानी कि एंटीबॉडी के जरिए रिक्रूट हो सकता है। इस कारण हम इसे ब्रिजिंग रेस्पॉन्स कहते हैं। तो कंप्लीमेंट सिस्टम में कई सारी छोटी छोटी प्रोटीन्स होती हैं, 30 से ज्यादा प्लाज्मा एवं मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन होती हैं, जिनका सिंथेसिस लीवर में होता है और ये ब्लड में इनएक्टिव प्रिकर्सर के रूप में सर्कुलेट करती हैं। इन प्रोटीन्स को स्टिमुलेट करने वाले एक से अधिक ट्रिगर्स होते हैं। उनमें से किसी भी ट्रिगर के माध्यम से अगर ये स्टिमुलेट होती है, ये ट्रिगर बेसिकली आपको प्रोटीएजेस टाइप के होते हैं। तो जब कभी भी कोई स्पेसिफिक प्रोटीन अल्टीमेटली क्लीव होता है, तो साइटोकाइन्स उसके माध्यम से रिलीज होते हैं और एक कास्केड शुरू होता है जहां पर एम्प्लीफिकेशन होता है। और इस एम्प्लीफिकेशन का जो अल्टीमेट एंड रिजल्ट होता है, वो होता है कंप्लीमेंट एक्टिवेशन या कंप्लीमेंट फिक्सेशन, जिसके माध्यम से फेगोसाइटोसिस का स्टिमुलेशन होता है ताकि फॉरेन और डैमेज मटेरियल को रिमूव किया जा सके। इन्फ्लेमेशन होता है ताकि और एडिशनल फेगोसाइट्स को वहां पे आमंत्रित किया जा सके। सेल किलिंग, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का एक्टिवेशन होता है ताकि सेल का डायरेक्ट किलिंग की जा सके। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। 50 से अधिक प्रोटीन और प्रोटीन के फ्रेगमेंट इस सिस्टम के अंदर कार्य करते हैं, जिसमें सीरम प्रोटीन्स भी हैं, सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स भी हैं, और टोटल जो ग्लोबिन फ्रैक्शन है उसका 10% इसी प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं। कंप्लीमेंट जो पाथ है वो 3 प्रकार से आपको देखने को मिलता है। क्लासिकल कंप्लीमेंट पाथ,
अल्टरनेटिव कंप्लीमेंट पाथ और लेक्टिन पाथवे। तो ये कंप्लीमेंट सिस्टम के पाथवेज थे। आगे हम बात करते हैं लाइसिस की। तो लाइसिस में जैसे कि आपको मैंने बताया कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, या जिसको हम टीसीसी यानी कि टर्मिनल कंप्लीमेंट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये फॉर्म होता है। तो जो एमएसी है वो कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन का, जो पैथोजेन की सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर डेवलप होता है जब होस्ट का कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो इस प्रकार से ये इम्यून सिस्टम का इफेक्टर है। तो एंटीबॉडी के माध्यम से, एंटीबॉडी के मीडिएशन से जो कंप्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन होता है, उसका अल्टीमेट जो रिजल्ट होता है वो होता है एमएसी का डिपोजिशन इन्फेक्टेड सेल की सरफेस पे। तो एमएसी की जो असेंबली है, एमएसी का जो जुड़ाव है, उसके कारण से मेम्ब्रेन पर एक पोर डेवलप होता है, जिसके माध्यम से जो मेम्ब्रेन है वो डिसरप्ट होती है और जिसके कारण अल्टीमेटली सेल लाइसिस हो सकता है। तो एमएसी क्या कर रही है? फॉर्म कर रही है एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, जिसे हम सिंपली पोर कह रहे हैं। तो ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बन रहा है, इसके कारण से मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी खत्म हो जाती है, वो डिसरप्ट हो जाती है और अल्टीमेटली लाइसिस होता है। अब हम बात करें ये एमएसी बनता किससे है, तो एमएसी कंपोज होता है कंप्लीमेंट प्रोटीन C5b, C6, C7, C8 और इसके अलावा कई सारे मॉलिक्यूल C9 के होते हैं। ये सभी एमएसी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले C5b एक्टिवेट होता है, जो कि बाइंड होता है C6 से, और इस तरह से C5b C6 कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसके बाद ये कॉम्प्लेक्स C7 से बाइंड होता है। इसके बाद C5b6 और 7 का जो कॉम्प्लेक्स है वो C8 से मिल रहा है। C8 खुद अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार की चेन से बना हुआ होता है। और फाइनली ये जो कॉम्प्लेक्स है C5b, C6, C7, C8 का, ये C9 से जुड़ता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है C5b, C6, C7, C8 का, ये C9 के पॉलीमराइजेशन के लिए एक कैटलिस्ट के तौर पे व्यवहार करता है। इस प्रकार से पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है और ये कॉम्प्लेक्स एक ट्रांस मेम्ब्रेन पोर के रूप में आपको नजर आएगा फाइनली। तो जो मल्टीपल मॉलिक्यूल्स हैं C9 के, वो यहाँ पर जुड़ रहे हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, जिसके कारण से अल्टीमेटली यहाँ पर पोर बन रहा है। तो ये प्रक्रिया लाइसिस में हो रही है। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रोसेस है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स में देखने को मिलता है, वो है फेगोसाइटोसिस, जो कि वन ऑफ द मेन मैकेनिज्म है इनेट डिफेंस सिस्टम का, इनेट इम्यून सिस्टम का। और कई प्रकार की सेल्स, जिनमें न्यूट्रोफिल शामिल हैं, मैक्रोफेजेस शामिल हैं, मोनोसाइटिक साइट शामिल हैं, डेंड्राइटिक सेल आती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट आती हैं, इयोसिनोफिल्स हैं, ये सभी फेगोसाइटिक नेचर की होती हैं। न्यूट्रोफिल की बात करें तो न्यूट्रोफिल का डायरेक्ट माइक्रोबिसाइडल इफेक्ट एज अ फेगोसाइट देखने को मिलता है, और ये मेनली जो फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उस पे मौजूद रिसेप्टर के माध्यम से
और कंप्लीमेंट रिसेप्टर 1 और 3 के माध्यम से फेगोसाइटोसिस का इन्हांसमेंट हमें न्यूट्रोफिल में देखने को मिलता है। मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस भी ये इंपॉर्टेंट फेगोसाइट्स हैं, रेजिडेंस सेल हैं और रेस्टिंग बैरियर फॉर्म करती हैं, खासतौर पे मोनोसाइट्स। मैक्रोफेजेस जो हैं उनमें फेगोसाइटोसिस का इनिशिएशन मेनोस रिसेप्टर के माध्यम से, स्कैवेंजर रिसेप्टर के माध्यम से, एफसी गामा रिसेप्टर के माध्यम से और कंप्लीमेंट रिसेप्टर 1, 3 और 4 के माध्यम से देखने को हमें मिलता है। तो यहां जो फेगोसाइट्स के माध्यम से जो इनगल्फमेंट है वो एक्टिन मायोसिन कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम के माध्यम से फैसिलिटेट होता है और अल्टीमेटली जो फेगोसोम बन रहा है इनसाइड जाकर के वो फिर लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो रहा है और फेगोलाइसोसोम बना रहा है। यहां एसिडिफिकेशन हो रहा है उसका और साथ ही साथ डिग्रेडेटिव जो एंजाइम्स हैं वो उसके एसिड के कारण एक्टिवेट हो रहे हैं और इस फेगोलाइसोसोम में मौजूद कंटेंट को डिग्रेड कर रहे हैं। ये डिग्रेडेशन ऑक्सीजन डिपेंडेंट भी हो सकता है और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। तो यहां हमने आज लाइसिस एंड फेगोसाइटोसिस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट अध्याय में हम इम्यूनिटी के मैकेनिज्म्स देखेंगे, किस तरीके से वो ऑपरेट होती है। आज का अध्याय ये समाप्त करते, धन्यवाद।